नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन आज अचानक रांची में मेकॉन चौक से सीरम टोली चौक तक बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ उनकी एमएलए पत्नी कल्पना सोरेन सहित कई अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम ने फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से फ्लाईओवर के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस फ्लाईओवर निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर विशेष ध्यान दें। वहीं उन्होंने कहा कि इस फ्लाईओवर का देश और राज्य में एक अलग पहचान होगी। यह फ्लाईओवर अपने आप में एक अनोखा फ्लाईओवर होगा। झारखंड में आगामी 5 दिसंबर को हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार होगा। इसमें झामुमो, कांग्रेस, राजद एवं एक चौंकाने वाला चेहरा शपथ ले सकते हैं। हालांकि किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। राजनीतिक गलियारे में जोरों की चर्चा यह है कि झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 एवं राजद से 1 सुरेश पासवान मंत्री बन सकते हैं। सहयोगी दल सीपीआई माले ने मंत्री पद लेने से मना कर दिया है। कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, श्वेता सिंह एवं शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री बनाई जा सकती हैं। झामुमो में मंत्री पद की शपथ लेने वाले में कुछ नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। बिहार में जमीन सर्वे की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी मंजूरी दे दी है। जमीन सर्वे का काम 6 महीने बढ़ा दिया गया है। अब लोगों को जमीन मामले में सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए 180 दिन, रियायत का दावा करने के लिए 60 दिन और दावा के निपटारे के लिए 60 दिन का समय मिलेगा। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। और सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बिहार में पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए सहरसा के मत्स्यगंधा झील का विकास किया जाएगा। इसमें करीब 98 करोड़ 65 लाख 79,300 रूपए खर्च होंगे। कैमूर के करमचट में इको टूरिज्म हब बनेगा। करमचट इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के लिए विकास के लिए 49 करोड़ 73 लाख 33,440 रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पलामू बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों के साथ हुए महापाप के मामले में डीसी शशि रंजन ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच कमेटी की रिपोर्ट पर पीओआईसी एवं डीसीपीओ को नौकरी से बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया है। इन अधिकारियों का दायित्व बाल गृह की मॉनिटरिंग, संप्रेषण गृह, बालिका गृह की जाँच करना तथा बच्चों का संरक्षण करना है। खबर यह भी है कि जिस संस्था को बालिका गृह संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसका फिटनेस लाइसेंस बीते सितंबर माह में ही खत्म हो गया था। संस्था के संचालक पर कई गंभीर इल्जाम लगे हैं। इल्जाम है कि संचालक सीडब्ल्यूसी के एक पूर्व बड़े अधिकारी के करीबी रिश्तेदार हैं, जिसके चलते कायदा कानून को नजरअंदाज कर संस्था को बालिका गृह संचालक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डीसी शशि रंजन ने अब इस गृह को बंद करने की सिफारिश की है। इस बारे में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी से जवाब भी मांगा गया है। वहीं संस्था को ब्लैक लिस्ट करने के लिए भी लिखा गया है। इस बीच पलामू पुलिस ने भी अपनी जाँच तेजी से शुरू कर दी है। इस संबंध में मेदिनीनगर टाउन महिला थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। गढ़वा के नगर उटारी थाना क्षेत्र के गोसाई बाग मैदान के पास बाइक सवार दागी युवक सत्येंद्र पासवान और सत्या पासवान पर गोलियों की बौछार कर दी गई। सत्या के मारे जाने की खबर है। अलग अलग बाइक पर सवार शूटर इस दुस्साहसिक वारदात को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही थी। सूत्रों के अनुसार मारे गए सत्या का पुराना इतिहास भी बहुत बढ़िया नहीं है। कई केस उस पर दर्ज है। वहीं उस पर सीसीए और जिला बदर की कार्रवाई भी हो चुकी थी। क्या ये वारदात गैंगवार का नतीजा है? इस बिंदु पर भी पुलिस गहराई से तहकीकात कर रही है। खून का बदला खून के मकसद से प्रकाश ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हत्या बीते 20 नवंबर की रात को हुई थी। प्रकाश हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के चेपाकला गांव का रहने वाला था। प्रकाश के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी सावित्री देवी के बयान पर 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस कार में वांटेड उमेश साहब को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसने हत्या के पीछे छुपे सारे राज उगल दिए हैं। उमेश ने पुलिस को बताया कि साल 2017 में प्रकाश ने उसके भाई राम लखन साहब की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं साल 2019 में प्रकाश ठाकुर ने उस पर यानी उमेश पर भी गोलियों की बौछार कर दी थी। तब उसे 4 गोलियां लगी थी, पर वो बच गया, पर खतरा बरकरार था। इसी वजह से प्रकाश को मौत के घाट उतार दिया था। उमेश बड़का गांव का ही रहने वाला है। मिले क्लू पर चौपारण पुलिस ने बिना नंबर की 10 बाइक मुन्ना यादव के घर से बरामद की है। वैसे मुन्ना के आंगन परिसर में एक गैराज भी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि बरामद बाइक क्या चोरी की है। वैसे पुलिस को ये भी खबर मिली थी
कि बिना नंबर की सारी बाइक से 2 नंबरी काम होता है। अवैध शराब तक की तस्करी में इन बाइक का इस्तेमाल किया जाता है। यह कार्रवाई बहरी के एसडीपीओ के आदेश पर की गई। छापामारी चौपारण के थानेदार अनुपम प्रकाश के नेतृत्व में की गई। टीम में सब इंस्पेक्टर श्रवण कुमार पासवान, एएसआई बादल कुमार महतो, हवलदार गोपाल प्रसाद सिंह एवं सिपाही अश्विनी कुमार उपाध्यक्ष शामिल थे। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र से कुछ दूर बुकरू मोड़ के पास प्रणव नमन कोल ट्रांसपोर्ट कार्यालय के अंदर और बाहर गोलियों की बौछार कर खौफ पैदा करने की जिम्मेदारी बीकेएस तिवारी ग्रुप से जुड़े विपिन पांडे ने ली है। पीएनएम कोल ट्रांसपोर्ट में फायरिंग और तोड़फोड़ की जिम्मेदारी लेते हुए वायरल पर्चा में विपिन पांडे ने धमकी भरे लहजे में इस बात का जिक्र किया कि बिना उसे मैनेज किए कोई कोल कंपनी नहीं चलेगी। उसने साफ साफ ये धमकी दी है कि सभी कान खोल कर सुन ले, बिना उसे मैनेज किए चलते हैं तो सभी कंपनी के छोटे बड़े अधिकारी अपनी सुरक्षा बढ़वा ले, क्योंकि अब अधिकारियों के टेबल और गाड़ियों में पीतल का कैप्सूल बरसेगा। गौरतलब है कि 3 दिसंबर यानी आज दिन के उजाले में करीब 3:30 बजे अपराधियों ने पीएनएम कोल ट्रांसपोर्ट के कार्यालय में धावा बोला था। वहां अंधाधुंध फायरिंग कर तांडव मचाया था। कार्यालय के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो में भी गोलियां दागी गई थी। वहीं कार्यालय के अंदर टेबल पर रखे एक लैपटॉप पर 2 गोलियां दाग उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।